के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो मैं पंचशील के लिए निवेदन करना चाहूंगा बुद्ध वंदना से। रजनीताई जुड़ी है, रजनीताई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रजनीताई जुड़ी है, दर्शन पंचशील बोलकर। जी सर, आगे बढ़ाए कार्यक्रम। जी, जैसा कि आदेश हुआ है, रजनीताई जी कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, अभी अभी बिल्कुल रजनीताई भी आई हैं कार्यक्रम से, असना शिविर से, तो मैंने निवेदन किया और उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि उसमें सम्मानित हैं, तो मेरा निवेदन है रजनीताई जी से कि कार्यक्रम का शुभारंभ कराने का हेलो जी, आपकी आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही। आवाज आ रही मेरी? जी जी, हाँ जी, सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, दादाजी ने मेरे को आमंत्रित कर ही दिया। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं अभी विपश्यना से अभी आई हूँ, 12 दिन का वो करके, शिविर करके। और ठीक है, आपने बोला कि तीसरा पंचशील सभी लोगों के लिए दें, तो शुरुआत करती हूँ मैं। सभी लोग हाथ जोड़कर तैयार हो जाएं, मन को शांत कर। हाँ, तो बोलिए, नमो तस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पातिपाता वेरमणि समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मुक्ताचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादिच्छामि शिक्षापदं समादयामि सब पापस्य अकर्णं
कुशलक्षो कुसंस्करा सचेतपर्योदापनं एतं बुद्धानुशासनं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं बन्धामि शब्दा अहं बन्धामि शब्दा अहं बन्धामि शब्दा भन्ते साधु। सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप आगे का देखें, दादाजी आप खुद देखें। देखो क्या देखे माननीय सीडी बौद्ध साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अब मैं, जैसा कि आदेश हुआ है, कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने पन्ना जिले से हमारे केएल बौद्ध साहब जुड़े हुए हैं। उनसे निवेदन है कि आज के एजेंडे के अनुसार जो चर्चा के बिंदु हैं, हम आंदोलन को कैसे गति प्रदान की जाए, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें किस तरह की नई बातें सामने आती हैं, देखने सुनने को मिलता है। धर्म के प्रति लोगों का क्या रुझान है, क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो। तो माननीय केएल बौद्ध साहब से निवेदन है, जो पन्ना जिले के संयोजक जी हैं, कि आप अपनी ओर से अपने उद्गार प्रकट करें और संबोधित करें। माननीय केएल बौद्ध। हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? आ रही? आवाज आ रही? आ रही। क्या कि मेरा मोबाइल जो है मैं वो नेट नहीं पकड़ रहा है, तो आईडी वर्मा जी का है मोबाइल, उससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो जी। हाँ बोले। तो आईडी ईश्वरदीन वर्मा जी का मोबाइल है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए एवं बुद्ध की शिक्षा को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले सम्राट अशोक, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले एवं माता सावित्री बाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज एवं संविधान के निर्माता बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बादल जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी और संचालक महोदय श्री चरणदास प्रजापति जी, सबको नमन करते हुए आज का जो और जितने भी वेबिनार जुड़े हुए हैं उपासक लोग, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय है कि धम्म आंदोलन की गति तेज करने संबंधी चर्चा। धम्म की जो गति है, बौद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार है, कैसे तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 से कार्य कर रही है और कई जगह कार्यक्रम चलते रहते हैं।
मैं भी अटेंड किया हूँ एक बार आगरा में। अलग करके आवाज आ रही? आ रही है। आ रही। तो 2-3 दिन का कार्यक्रम मैंने आगरा में अटेंड किया परिवार सहित। तो जो जूम के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है, तो कुछ जुड़े हुए लोग, जहां तक हमारी ये बुद्ध धर्म की चर्चा होनी चाहिए, जमीनी और आंदोलन चलते हैं देश के अंदर, तो जमीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जहाँ जरूरत है। और जरूरत इसलिए है तो, लेकिन वो चाहते तो हैं हम लोग कि मतलब वहां तक पहुंचे, लेकिन जो तो अभी जिला लेवल की जो समिति बनी हुई है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, तो तहसील स्तरों में और गांव स्तर में भी बने, संगठन बने, और गांव-गांव में यदि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाएं तो तेजी से बढ़ सकती है, धर्म का प्रचार तेजी के साथ हो सकता है। और इस राष्ट्रीय बौद्ध धर्म के प्रचार इस मीटिंग में के जो कार्यक्रम प्रचार प्रसार के लिए कई संगठन चलते हैं ताकि ये बढ़ ना सके। इसके रोकने के लिए कई संगठन चलाए जाते हैं, देश में हजारों सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं, संगठन चल रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि ग्राम स्तर तक इनकी समिति बनाई जाए और जिम्मेदारी दी जाए, गाँव-गाँव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे कार्यक्रम किए जाएं, तभी जो है तेजी से बढ़ सकता है। और जय बुद्ध जय भीम। रंजोर भी है का? कहता हूँ जय भीम। दिख गया ना कल छेदीलाल पीछे वाले है ना, छेदीलाल संतोष के पापा बोला ना, कब बोला था? बोला मंध्यारे में हूँ। हेलो, अभी हमारे जिले के संयोजक महोदय माननीय केएल बौद्ध साहब ने अनुभव शेयर किए। मैं कम की अगली कड़ी में अपनी दमोह से बहन जी माननीय यशवंती महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि आप बहुत दिनों से, लंबे समय से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं और आपको भी अनुभव हो रहा है। आपकी दिली इच्छा है कि बहुत तेजी से काम होना चाहिए, और किस तरह से काम तेज हो सकता है इसके बारे में, और कुछ परेशानियां सामने आती हैं इसके बारे में भी, जो भी आपके अनुभव हैं उन्हें रखने का कष्ट करें। बहन जी यशवंती तो आगे ठीक रहो नहीं। जय भीम नमो बुद्धाय सभी से। जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल जी बौद्ध और प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष कमलेश बौद्ध जी, संचालक महोदय, सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करना चाहती हूँ। और जैसा कि विषय है कि बौद्ध धर्म को कैसे गति प्रदान की जाए, इस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से फील्ड पे ग्राउंड में वर्क करती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव है। वो कई चीज हमारे बीच में समस्या भी आई है, वही समस्या आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते। और हमारे बीच में बड़ी सीनियर रजनी ताई को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि वो भी हमारे इस वेबिनार में है, और बहुत सम्मान करना चाहती हूँ हृदय से कि महिलाएं इस बौद्ध धर्म को बड़े तहे दिल से, आत्मीयता से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। बौद्ध धर्म
को गति प्रदान कैसे होगी। बुद्ध धर्म की गति प्रदान करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना होगा, और जो जागरूक महिलाएं हैं उन्हें आगे आना होगा। अगर वो आगे आती हैं तो सबसे ज्यादा ईगो पॉइंटेड आ जाता है, वही पुरुष सत्तात्मक और महिला सत्तात्मक की बात। तो महिलाओं को हमेशा पीछे आका जाता है, और वो जो अपने विचार व्यक्त करना चाहती है उसको खुलकर एक स्वतंत्रता प्रदान नहीं होती। अभी जैसे इसमें महिलाओं को मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि महिलाओं का मौका दिया गया है। महिलाओं की समिति गठित की गई है, उसमें महिलाएं भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। क्योंकि जब बात रखने की बात आती है तो मैं ये चाहती हूँ कि महिला को पूरा फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता दी जाए। जब तक महिला को आप स्वतंत्रता नहीं देंगे उसी कमेटी में, तब तक धम्म गति आगे नहीं होगी। आप अगर दोनों को एक ही लाइन में खड़े कर देंगे, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, तो महिला वर्ग हमेशा पीछे रह जाती है और बहुत कुछ कारणों के कारण हो जाती है। तो मेरा ये विचार है, जब हम महिलाओं को मौका दे रहे हैं तो पूरे दिल से मौका दें और उन्हें पूरा अपनी बात रखने का मौका दे, फ्रीडम दे, स्वतंत्रता दे। मंच संचालन भी महिलाएं करें, जिससे महिलाओं में माहौल बनेगा। जो जागरूक महिला है उनका उत्साहवर्धन होगा, और उससे जो जुड़ रही है महिला, उनको भी एक इस धम्म के प्रति रुचि जागेगी, क्योंकि महिला ही महिला को आकर्षित कर सकती है। और एक महिला जागरूक होती है तो 3 पीढ़ियों को जागरूक करती है, और एक पुरुष जागरूक होता है तो केवल अकेला पुरुष जागरूक होता है। तो कई जगह जब ये काम या कार्य चालू होता है तो मेरे सामने कई समस्या आई है इसी पुरुष और महिला को लेके। तो महिला की जो जागरूकता है, उसका वर्क है, उसको पीछे कर दिया जाता है, जिससे जो जागरूक महिला है वो भी जो घर से बाहर बड़े मुश्किल से निकल के आती है या समाज के लिए वो प्रेरित होती है या काम करना चाहती है, अंततः वो फिर वही अपने घर के अंदर चली जाती है, कुछ इन समस्याओं को देखते हुए। और जो महिलाओं को जागरूक करना रहता है, जो घर में बैठी हुई हैं, जो अपने मनुवादी व्यवस्था से में लगी हुई हैं, उनको भी वो जागरूक नहीं कर पाती हैं। तो मेरी ऐसे आशाएं हैं आप लोगों से। आप लोग महिला को मौका देते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी आप थोड़ा सा आप फ्रीडम दीजिए। महिलाओं के पावर के ऊपर थोड़ा विश्वास करिए, उनके कार्य के ऊपर भरोसा करिए, उन्हें एक बार मौका दीजिए, अपने महिला विंग में पूर्ण तरीके से काम करने का मौका दीजिए। तब आपको लगेगा कि महिला जब वर्क करती है, मेरी खुद की फीलिंग है, अगर मैं जागरूक हूँ तो मुझे देख के बाकी आस पड़ोस की महिला जागरूक होती है कि इसका कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नॉलेज है, ये लोगों से बात बड़े बिंदास तरीके से करती हैं। तो जो घर में दबी कुची महिला रहती है उनको भी एक अवसर मिलता है महिलाओं को, महिलाओं के ये सारे व्यवहार देखने से, तो वो भी आगे आने का प्रयास करती है। फिर उनकी फैमिली के जो लोग हैं, जो महिलाओं को अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं, उनके फैमिली के पुरुष वर्ग को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है कि चलो महिला काम कर रही हैं और वो बढ़िया अच्छा बिंदास काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप उनका सहयोग दे, तो महिला को भी अपने घर से सहयोग, अन्य महिला को सहयोग मिलने लगता है, जिससे कारवा आगे बढ़ने लगता है। और जिस तरीके से ये कारवा जब आगे बढ़ता है तो एक माहौल क्रिएट होता है और उस माहौल में उत्तरोत्तर प्रगति होती है, ऐसी मेरी आशा है। कई जगह ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो मैं काम करती हूँ तो मुझे मालूम है बहुत सी चीजें आ जाती है, ये सत्य है, जिससे महिला पीछे रह जाती है। और महिला का भी एक आत्मसम्मान होता है, जब वो जागरूक है और किसी विषय पे अपना बात रखना चाहती है, तो मेरे हिसाब से शायद वो पूरा सोच समझ के रखती होगी। जो अनुभवपूर्ण लेडी है, महिलाएं हैं, वो एक एक शब्द को अपने समझ से रखती होंगी। उसमें अगर किसी भी प्रकार की कुछ कमियां होती है या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट महिला ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा महिला के सम्मान के लिए। तो एक उनका रिस्पेक्ट भी बना रहता है, और महिला की जो कमियां हैं या जो भी कार्य में कमियां आती है, उसको एक महिला अगर सुधारे तो बहुत अच्छा लगता है। अनुभवी है, जैसे हमारे बीच में अभी रजनी ताई हैं और भी हैं प्रोफेसर मैडम, और
तो कई चीजें हैं जो अगर आ जाती हैं तो वो एक दूसरे को सॉर्ट आउट करती हैं, वो प्रॉब्लम दूर होके फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरीके से एक महिलाओं के बीच में एक फैमिलियर बन जाती है, एक माहौल बन जाता है, और उस माहौल से परिवार जुड़ जाता है। समाज की महिला को देख के महिलाएं, समाज की महिला जुड़ जाती है, और इस तरीके से हम जो भी समाज के उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, धम्म गति को लेके चल रहे हैं, धम्म की गति हमें बढ़ाना है, हमें सामाजिक परिवर्तन करना है, मनुवादी व्यवस्था से हमारी महिलाओं को मुक्त करना है, तभी आगे बढ़ेगा। कुछ लिमिटेड रख देते हैं, जब कहीं भी कोई बात आती तो महिलाओं की एक लिमिट रख देते हैं, जिससे वो महिलाएं भी संकुचित हो जाती, वो दायरा पार करने में वो सक्षम नहीं हो पाती। हाँ जी, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर लूं थोड़ी। इससे उनका मनोबल डाउन होता है, और हम जो आशाएं रखते हैं महिलाओं से, महिलाओं के बगैर कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं, ये इतिहास गवाह है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज हम महापुरुषों के कारण, दूसरी नेताओं के कारण, और उनका बहुत बड़ा श्रेय था जिससे आज महिला। तो आप लोगों से ये यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मौका दे, पूरा तरीके से मौका दे। अगर महिलाओं का कार्यक्रम रखा जा रहा है किसी भी विषय के ऊपर, तो उसमें सभी महिलाओं को, चाहे मन संचालन का हो या उद्बोधन का हो, या कोई भी नई महिला जुड़ के अपना विचार रखना चाहती है, उसे पूरा मौका देने का काम करे। और उनमें जो भी नई नई होती हैं महिलाएं, जुड़ने का प्रयास कर रही है, साहस कर रही हैं, कुछ गलतियां कमियां हो जाती हैं, तो हमें बाद में महिला ही मिलकर उसको सॉर्ट आउट करे, तो जिससे हमारा कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। ऐसी मेरी आशा है। आप लोगों ने मेरे बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं कार्यक्रम की आगे की कड़ी में अपने विकास खंड स्तर से अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता आरडी बौद्ध जी से निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। आरडी बौद्ध जी। हेलो आरडी बौद्ध जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है इस समय ऑनलाइन नहीं है, तो मैं अगली कड़ी में अपने सहयोगी हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? आप अपनी बात। जी हाँ, आवाज आ रही है जी। श्रीमान जी, आरबीएम में आज के इस कार्यक्रम में विचार मंथन हेतु धम्म की गति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इसलिए मैं इस धम्म टीम, आरबीएम एवं सभी उपासक साधियों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों और बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की इस सभा की अध्यक्षता और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को गति प्रदान करने वाले परम सम्मानीय हमारे भारती जी और इस जूम ऐप पे जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आदेश हुआ कि धम्म की गति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अपने आप में सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं अपने आप में मर्मज्ञ नहीं हूँ। मैं अपने साथियों और महापुरुषों की विचारधारा को थोड़ा बहुत अंश भाग में जो अध्ययन किया है, उस बात को मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ। धम्म की गति को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें धम्म के त्रिशरण और पंचशील का पालन करना होगा। मैंने देखा है
कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी व्याप्त रहती है। उस कमी को निखारने के लिए हमें एक गहन चिंतन मंथन एवं अध्ययन की जरूरत होती है। इस कड़ी में मेरा मानना यह है कि पन्ना जिले में गुनौर ब्लॉक में उपाली बुद्ध विहार का निर्माण किया गया बराच में, जिसके हमारे जिले के साथियों ने अपना अथक तन मन धन देकर के एक मंच दिया, एक आदर्श दिया, एक मतलब कहना चाहिए कि संदेश दिया जिले में। हम अभी धम्म को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया है। मैं आज से 10 साल पहले माननीय करुणा श्री राहुल जी के भी कार्यक्रम हमारे साथियों और सभी के सहयोग से गुनौर में आयोजित किया गया। माननीय राहुल जी के द्वारा भी सबसे पहले धम्म को गति देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग में त्रिशरण और पंचशील का ही उन्होंने पाठ कराया और उसी पे पूरी चर्चा रखी और 3 घंटे अविराम भंते राहुल जी के द्वारा उद्बोधन किया गया। और उन्होंने कहा कि हमें रेस में आगे होने के लिए हमें अपने किसी भी धर्म साथी अदर धर्म के लोगों को लित्ती मार के पीछे नहीं करना है। हमें किसी धर्म की बुराई नहीं करना है। हम जिस रास्ते में चले हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं या जिस रास्ते में चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनका अध्ययन करना है, अनुसरण करना है, संगत करनी है। और संगत के माध्यम से अगर गांव, मोहल्ला, टोली, रिश्तेदार, शादी, विवाह इत्यादि कार्यक्रमों में हम सामाजिक बंधियों के जो रिश्ते होते हैं उनमें अगर धम्म परिचर्चा में कुछ भी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केवल तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को आगे ले जाने के लिए त्रिशरण और पंचशील ही पर्याप्त है, मेरा जहां तक मानना है। हमें लड़ाई हमारी व्यवस्था की चल रही है, हमें व्यवस्था बदलना है। तो व्यवस्था बदलने के लिए हमें उस व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए धम्म के मार्ग में त्रिशरण और पंचशील को मन, वचन, कर्म से पालन करना होगा। हमें पड़ोसी को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। और कोई भी धम्म, मैंने ये देखा है कक्षा 11 की लाइव 92 से मैंने मानवर कांशीराम साहब को मैंने अपना आदर्श माना। तब तो मुझे धर्म की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने गुलामी का एहसास कराने का जो काम किया लोगों को, उन्होंने कहा था कि जब तक गुलामों को गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता है। धर्म की गति को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें उनको पहचानवाना होगा कि हम हैं कौन, हम खड़े कहाँ हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। इस गति में सबसे पहले हम इस बात को न रख के हमारे साथी लोग अन्य धर्म की कटाक्ष को हमारे सामने लाकर खड़ा करते हैं। हमें एक मानवतावादी जिंदगी जीने के लिए धम्म ने सिखाया है, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग ने सिखाया है। हम चलिए ठीक है, तथागत गौतम बुद्ध को उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन जिसके दम पे आज सूट बूट पैंट शर्ट टाई पक्के मकान महल अटारी जितने के दम पे आज हम जिंदा हैं और सुरक्षित और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने भी धम्म का रास्ता अपनाया था। और धम्म का रास्ता अपनाने का मतलब यही था कि उनको ये लगा कि हम जहाँ खड़े हैं ऐसे में हमारा और हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए हमें व्यवस्था बदलनी होगी। और ऐसे परम सिद्धि बौद्ध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के को मैं बार बार नमन करता हूं कि अगर आज हमारे लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उनकी जीवनी का अध्ययन करें, निश्चित ही धम्म का कारवा हमारा आगे जाता रहेगा। उन्होंने कहा था कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा अच्छा है कि सही दिशा में हम अकेले ही चल निकलें। हमें दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करना है, लोग क्या कर रहे हैं हमें उनकी तरफ नहीं देखा, हमें क्या करना है हमें ये देखना है। इसके लिए मेरा तो यही लोगों से निवेदन है कि धम्म के रास्ते में चलना है
तो बौद्ध लिखना चाहिए, बौद्ध दिखना चाहिए और बौद्ध सीखना चाहिए। निश्चित है हमारा पड़ोसी हमारे कार्य व्यवहार, हमारी क्रियाकलाप को देख करके बिना कहे आकर्षण होगा और हमारा धर्म का कारवां आगे बढ़ता रहेगा और मानवतावादी जिंदगी जीने के लिए हमारा रास्ता, हमारे दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ उठना बैठना खाना पीना और उनके साथ सिंपैथी के साथ अगर हम प्रस्तुत होंगे, अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर करेंगे, तो निश्चित है कि हमारा धम्म कारवां उनके सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। इस कार्यक्रम में मैं, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा विद्वान साथी इस लाइन में जुड़े हैं और मैं ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता हूं, हमारी बहन जी हैं, और मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। धम्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी अन्य भागों में डिवाइड कर दें। कई बार मैंने कार्यक्रम कराए, अंबेडकर जयंती का भी ऑर्गेनाइजर मैं गुनौर में रहता हूं, ये मेरे जिले के सभी साथी जानते हो, मेरा बहुत सहयोग करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे किए हुए, मेरे साथ चलने के लिए, बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। लेकिन जब भी हम धम्म की चर्चा करते हैं या धम्म का कार्यक्रम आयोजित करते हैं या बाबा साहब की अंबेडकर जयंती का आयोजन करते हैं, तो राजनीति एक आड़े आ जाती है, राजनीति की बात उसको सामने रख देते हैं। मेरा मानना है कि हमारे धम्म के रास्ते में बीजेपी का, कांग्रेस का, बीएसपी का, सभी विचारधारा के लोग बाग इसमें आ सकते हैं। तो कृपया हमें राजनीति से कोई परहेज नहीं, हमें धम्म में आगे ले जाने के लिए मानवर कांशीराम साहब का सिद्धांत था, राजनीतिक सत्ता हासिल हो या ना हो, सांसद बने बिल्कुल ना बने, विधायक बने बिल्कुल ना बने, लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो धर्म के रास्ते में चलना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जब तक मुझे तथागत का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, मैं इस कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा। राजनीति से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं आप लोगों के बीच जुड़ा रहूंगा, काम करता रहूंगा, धम्म कारवां को रुकने नहीं दूंगा जब तक मेरे जी में जान है, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं सभी से पुनः इजाजत चाहता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने जमीनी स्तर के अनुभवों से सभी को अवगत कराया और कुछ और भी होना चाहिए, वो क्या हो सकता है। हमारे जमीनी कार्यकर्ता साथी राकेश कुमार जी हैं, लाइन पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार रखें। राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, जुड़े हुए तो हैं लेकिन संभवतः मेरी आवाज नहीं जा पा रही उन तक। तब तक मैं अपने एक सहयोगी श्री कमलाकांत जी से आग्रह करता हूं। राकेश जी जुड़े हैं और उन्होंने माइक भी अनम्यूट कर लिया। राकेश जी जुड़े जी, राकेश जी जुड़े हैं, उन्होंने माइक भी अनम्यूट कर रखा है। जी धन्यवाद। तो राकेश जी, हेलो जी, हाँ आवाज आ रही है? जी जी, सभी को मेरा जय भीम और नव बुद्धा। जय भीम। मैं क्या थोड़ा सा खेत में हूँ और मैं खेत में हूँ थोड़ा सर, तो मेरी नेटवर्क कट सा रहा है। और जी ठीक है, तो राकेश जी की प्रॉब्लम है और मैं अपने साथी कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में अपने साथी श्री कमलाकांत जी से आग्रह करता हूं कि अपने विचार रखें। सम्मानीय कमलाकांत। कमलाकांत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं?
हेलो, हेलो, शायद कमलाकांत जी भी नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात को। मैं सतना से सत्यवती वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बहन सत्यवती, अपने विचार रखें। हेलो जी, आवाज आ रही है, स्वागत है। हेलो सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। इतने एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर बट फिर भी कोशिश करती हूँ। गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा नमन। अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए सभी उपासिका उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, मुझे बोलने का आइडिया तो नहीं है, फिर भी जैसे भी आपके विचार हों तो इस मीटिंग में रखिए। आप भी अपनी बात रखने के लिए बोल देना, बता देना आर्टिकल बहुत कम हुआ है। चरण राजन कौन विषय वस्तु में जल लो मामला धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक। हमारी बहन सत्यवती जी कुछ परेशानी महसूस कर रही हैं अपने विचार व्यक्त करने में, इतना ही काफी है। उन्होंने बोला, मैं देख रहा हूँ लाइन में इस समय आरडी साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, माननीय चौधरी साहब, आपने भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और आपने बहुत से अनुभव किए हैं, तो माननीय आरडी चौधरी साहब आमंत्रित हैं। हेलो, माननीय आरडी चौधरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप अपनी बात रखें। हेलो, शायद आरडी चौधरी साहब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं अपने साथी धर्मेंद्र बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूं। धर्मेंद्र बौद्ध जी। हेलो। हेलो। जी सर, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सादर नमो बुद्धाय। सर, हेलो। जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, प्रथम तथा गौतम बुद्ध के चरणों में सशत नमन और संविधान, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में सशत नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर नमन। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय भारती जी, माननीय बादल साहब और सभी
उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। तुम देखो वो दादा दिख रहा है। आज का विषय है जैसा कि धम्म की गति तेज कैसे हो, इस विषय पर चर्चा रखनी है। तो पहले तो ये मेरा मानना है कि हम ये जाने कि धम्म की गति किस कारण से धीमी हो रही है। जब उसका कारण जानेंगे तभी जो है उस गति को अपन तेज कर सकते हैं, धम्म की गति को। तो इसके लिए जो है हमने जहां तक महसूस किया है इतना घूमते हुए, ये मानना है कि जितने लोग यदि बाबा साहब को मानते हैं वही लोग अपनी जाति को तोड़ करके, जाति खत्म करके यदि अपने आप में बौद्ध मानना शुरू कर दें तो मेरा मानना है कि भारत को बौद्ध में होने से ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ज्यादातर अपन ने ऐसा महसूस किया है कि लोग जो है अपने महापुरुषों की चर्चा ना करते हुए अभी वर्तमान परिस्थिति में वो मानते हैं कि मैं जिस धर्म का हूं उसी धर्म की अवहेलना करते हैं, जिससे जो है अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं और ना ही आगे जो है अपना धर्म में कोई तरक्की हो पाती। तो मेरा मानना है कि अपने आप को पहले जान लें कि हमारी जिस धर्म में है उस धर्म में हमारी कहाँ तक, हमारा मान सम्मान कहाँ तक है, कहाँ तक हम वहां पर उस धर्म में अच्छे हैं या नहीं है, हमारी स्थिति क्या है। यदि उनको लगे कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया है यदि मेरी स्थिति वहां पर अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि हमको जो है अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और महापुरुषों के बताए रास्ते पर यदि चलें तो निश्चित है कि अपने धर्म की गति तेज हो जाएगी। और एक और चीज है कि यदि हम लोग जितने आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, यदि सभी लोग गांव स्तर पे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट रहे अपनी लाइफ में या पढ़े लिखे लोग हैं उनसे चर्चा करके वहां 1 घंटे महापुरुषों के ज्ञान संबंधी एक कोचिंग रख दें, उसी में साथ में जो है अपने बच्चे इंग्लिश में भी कमजोर होते हैं तो उनको ये बता दिया जाए कि हम इंग्लिश की कोचिंग के लिए जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और हम बच्चों को कोचिंग कराते हैं इंग्लिश की, और उसी में बीच बीच में जो है अपने महापुरुषों का यदि ज्ञान दिया जाए तो मानना है कि धम्म की गति तेज होने में टाइम नहीं लगेगा। और अपने जिस धर्म में है, अपन जिस धर्म में यदि मानते हैं कि हम बौद्ध धर्म के लोग हैं और हम बौद्ध हैं तो हमें अपने धर्म के संस्कारों को जानना होगा। और यदि हम अपने संस्कारों को जानेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके जीवन में यदि बौद्धिक रीति रिवाज संस्कार यदि उनके जीवन में उतर जाएंगे तो आने वाले समय में जो है अपना समाज जो है बौद्ध में हो जाएगा। अपना भारत बौद्ध में होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है मानते हैं कि हम इस जाति के हैं और उसी जाति को मानते हैं और मानते रहते हैं, इससे जो है कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जातियों की जो व्यवस्था है वो आप लोग खुद जानते हैं कि किस धर्म में जाति की व्यवस्था है। तो हमें तो जातियों को तोड़ करके आगे बढ़ना है और अपने आप को जिस जाति में पैदा हुए यदि वो मान ले कि हम इस जाति के हैं नहीं, हम सिर्फ बौद्ध लोग हैं और बौद्धों की कोई जाति नहीं होती है, यदि इस स्तर से लोग अपने मानना शुरू कर दे तो निश्चित है कि अपना भारत जो है बौद्ध में होगा। और घृणा को, मेरा मानना है कि घृणा को कभी जो है घृणा से नहीं अपन हल कर सकते समस्याओं को, हमेशा घृणा को प्यार से ही जीता जा सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता का ही बीज बोया है, तो हमें जो है मानवता के साथ और उनके पंचशील और त्रिशरण को साथ लेकर के जो है भारत को बौद्ध में बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहले जो है स्वयं बदलें और स्वयं बदलने के बाद ही लोगों को बदलने का प्रयास करें, तभी जो है सफलता मिलेगी। क्या है, कई जगह ये देखने में आया है कि लोग स्वयं नहीं बदलते लेकिन दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो है
लोग भ्रमित हो जाते हैं। यदि खुद का परिवार बदल गया तो लोग नकल करते जरूर हैं और नकल करके जो है बदलते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और सम्माननीय संचालक महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी उपासक उपासिकाओं को और साथ में जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सम्माननीय सीडी सर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छे विचार रखे, आपने अनुभव रखा और कुछ नई बातें भी कही। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आरसी भगवान दास से आग्रह करता हूं कि अपने विचार रखें, क्योंकि अभी तक मन में बहुत जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों को यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी साथी लोग जो जुड़े हुए हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ये उन समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम। तो जो हम अपने सामने चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं को इस मंच पर करने से वो बात दूर तक जाएगी और निश्चित है कि उन समस्याओं का समाधान भी होगा। तो मैं आरसी भगवान दास से आग्रह करता हूँ अपनी बात रखें। आरसी भगवान दास। सर्वप्रथम मैं माननीय सम्मानीय इस मीटिंग के कार्यकर्ता, संचालक, बुद्धिजीवी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जैसा कि मैंने देखा कि मीटिंग्स रखी जा रही हैं और मीटिंग्स के दौरान लोगों की संख्याओं का जिक्र किया वृद्धि दर के लिए कि मीटिंग में संख्या बढ़े, और मैंने पाया कि मीटिंग की संख्या में लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। और जिसका मुझे कारण ये मिला, कहीं ना कहीं समय का हमारी मीटिंग में आगे पीछे होना, समय का मैनेज किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। मुझे उसका कारण विशेष तो पता नहीं है, पर सूचना मिली थी। पर मेरा जहां तक मानना है कि टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी संगठन, मीटिंग या किसी विचार को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बहुमत देने के लिए, जो कि देखा मैंने मीटिंग में कि टाइम अलग अलग है। और उसका विशेष कारण ये है लोगों का अलग अलग टाइम में ना जुड़ पाने का कारण कि टाइम की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आज यदि 7 बजे मीटिंग है तो कल के दिन सुबह 7 बजे से मीटिंग है, तो वहां पे टाइम मैनेज कर पाना लोगों के लिए, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ध्यान से भी निकल जाती है बात और वो दिमाग में तारतम्यता, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है कि हमें मीटिंग में जुड़ना है, और दिमाग में भी नहीं बना रहता। तो मेरा एक विशेष सवाल यही है इस मीटिंग में कि यदि बन सके तो टाइम एक रखें मीटिंग का, चाहे समय की बात करी जाए तो शाम के रखें या सुबह रखें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर से सुबह रखी जाती है तो
कहीं ना कहीं सुबह मेरे हिसाब से लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह ये है, लोग सुबह सुबह अपने अपने काम के लिए तैयार होते हैं, वहीं पे मीटिंग को अटेंड करना थोड़ा सा कठिनाई होती है। भले ही उसमें हम मीटिंग अटेंड कर लें और उसको सुनते रहें, और वो चीज नहीं मिल पाती है जो असल में होनी चाहिए, जो मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य है। मीटिंग को अटेंड कर लेने से शायद मीटिंग का मकसद पूरा नहीं हो पाता, ये मुझे लगता है। और मेरा जहां तक शाम का विचार है कि हर मीटिंग शाम के हो और एक निश्चित समय हो, तो लोगों को जोड़ पाने में भी, मीटिंग में उपस्थित कर पाने में भी सहायता मिलेगी, और लोगों के दिमाग में भी ये रहेगा कि ये मीटिंग एक निश्चित टाइम पे आ रही है, बार बार वही चीज रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो जब मीटिंग का टाइम चेंज हो जाता है तो खुद को ही थोड़ा सा असहज लगता है कि मीटिंग में जुड़ना है, या कभी आगे हो जाती है मीटिंग, कभी निश्चित टाइम से बाद में होती है, तो खुद भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो एक चीज ये है जो मेरे ख्याल से खासतौर पे मीटिंग में जो दिक्कत आ रही है, मीटिंग में लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो टाइम का प्रॉब्लम मुझे लगा। और रही बात अब धम्म आंदोलन की गति को, आंदोलन को गति कैसे दें, तो मुझे एक चीज जो नेटवर्क बढ़ाने, इसको बढ़ाने की बात समझ में आई, जैसे कि माननीय के.एल. बौद्ध जी ने कहा था कि ग्रामीण स्तर से, जमीनी स्तर से नेटवर्क को बनाना, इसको हमें ग्रामीण स्तर से, या मैं कहूँ कि वार्ड स्तर से, इसको हमें लोगों को तैयार करना चाहिए। एक कमेटी का गठन करना होगा, और व्हाट्सएप अच्छा जरिया है लोगों को जोड़ने का। और जैसा कि धर्मेंद्र बौद्ध जी ने कहा, हमारे महापुरुषों का ज्ञान शिक्षा के साथ साथ देना होगा के बच्चों को, तो वो मुझे अच्छा विकल्प लगा। और बात बच्चों की तो आसान है, इनको शिक्षा के साथ में बताना। लोगों की जनजागृति की आती है, विचार क्रांति की, तो वहां पे सभी पीढ़ी के लोग आ जाते हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, और उनको धर्म के बारे में जानकारी देना, बताना, खास तौर पर बड़ों को, बुजुर्गों को बड़ा कठिन काम होता है। किसी चीज के बारे में बताते हैं, उनके दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं वर्तमान धर्म के बारे में, वर्तमान धर्म के बारे में उनसे हटके हम जब कोई चीज बताते हैं लोगों, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। उम्रदराज व्यक्ति को तो उनके दिमाग से एक
हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज हेलो आ रही है जी। बोले। जैसे एक आज के टाइम पे जो आंदोलन, धम्म आंदोलन को गति देने में आगे आने वाले हैं, खुलकर सामने आते हैं जो, या आना चाहते हैं, कुछ तो डर की वजह से नहीं आते हैं कि जान माल का खतरा रहता है, एक बड़ा विषय है। वो कहते हैं कि कुछ पाना है तो खोना पड़ता है, और मेरा मानना ये है कि अगर से हमें पाना है या देना है तो कम से कम इस तरह का खोना तो ना पड़े कि जान से हाथ धोना पड़े। तो मेरा एक सुझाव कहें या जो भी समझें, ये हमें नेटवर्क तो इसका बढ़ाना ही होगा और बनाना होगा, बनाएंगे तभी बढ़ेगा। नेटवर्क ग्रोथ में जो लोग काम करेंगे नेटवर्क बनाने के लिए, कहीं ना कहीं नेटवर्क को बढ़ाने वालों के लिए एक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, पड़ेगी। आज के टाइम पे देखा जाए तो तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो कोई भी जानकारी दी जाती है किसी को सामूहिक रूप से या मीडिया के रूप से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप से, तो दूसरा अगर से कोई बंदा उस पे सवर्ण हो, सामान्य वर्ग का है, सुन लेता है या उसको किसी भी तरह से जानकारी मिल जाती है, या हमें जिन्हें हम अपने लोगों को SC ST OBC वालों को जो समझा रहे हैं, तो वो खुद जनरल वालों से राय लेते हैं क्या ये गलत है या सही है। तो यदि जनरल वाला कोई वैसा है जो धर्म के विरोध में बात सुनता है, हमारे धर्म की संख्या घटा रहे हैं, ये धर्म को बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज अपने लोगों को समझ में नहीं आती है। वो जाके जनरल वालों से बात करते हैं, या जो कट्टर विरोधी हैं बौद्ध धर्म के, उनसे बात करते हैं। तो वो सीधे डायरेक्ट यही बात करते हैं कि तुम होते कौन हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसी बातें आती हैं, और यही सीधा सी कि हम देख लेंगे, तुम बड़े धुरंधर बने हो, तुम जो है तो क्या कर लोगे, धर्म को बदनाम कर रहे हो, ये कई सारी चीजें आती हैं, लोगों को भड़का रहे हो धर्म के प्रति, देश में एकता में अनेकता जैसी बात आती है कि लोगों को फूट डाल रहे हो लोगों में, एक दूसरे में, और ये तरह तरह की बातें आती हैं। तो मेरा मानना है कि इस नेटवर्क को नेटवर्क ही कहूंगा, क्योंकि ये नेटवर्क का माध्यम बनाना ही पड़ेगा, ऐसा ही समय चल रहा है। तो बौद्ध धर्म को आंदोलन की गति देना है तो कम से कम इतना तो हो कि जो इस धर्म को बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे इंतजाम हो जो वो ये काम खुलकर कर सकें, और कम से कम उन्हें अपनी जान माल हानि का नुकसान ना भरना पड़े। और सवाल कई सारे हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, और भी माननीय साथीगण हैं। मेरा एक बाबा साहब ने जो दिया था, शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा दोहराना है, तो कुछ नहीं है। शिक्षित हो, शिक्षित तो हम सभी होंगे, लेकिन एक चीज बड़ी बात यह है कि शिक्षित होने के साथ साथ हमें शिक्षित करना पड़ेगा। और जैसा कि धर्मेंद्र बौद्ध जी ने कहा था कि शिक्षित करने के दौरान ही हमें महापुरुषों का परिचय देना है, जानकारी देना है। बहुत अच्छी बात है, और यही बहुत अच्छा विकल्प लगा मुझे, ऐसा करना होगा। संगठित हो,
और जहाँ तक मुझे बात समझ में आती है और मीटिंग का भी यही उद्देश्य है, संगठित तो होना ही है, साथ में संगठित करना पड़ेगा, करना ही है संगठित। फिर संघर्ष, जब संगठित होंगे तो संगठित होने के बाद भी लोग संघर्ष करने के लिए पीछे हटने लगते हैं। ये एक बड़ी विशेष चीज देखने को मिलती है, अक्सर देखने को मिलती है। एक पोस्ट व्हाट्सएप पे आई थी, मैंने देखा कि ज्यादा जिस किसी को दिक्कत हो सिस्टम में कहीं गलती नजर आती है, समाज में कहीं गलती नजर आती है और वो समझता है, जानता है, तो वो बाहर निकल के आता है, सड़क में उतरता है, रैली आंदोलन करता है और वह कुछ लोगों की नजरों में चढ़ जाता है। कुछ लोग समझते हैं बराबर लोग, तो जिन लोगों की नजरों में चढ़ जाता है उनके लिए वो सिरदर्द बन जाता है। और एक ये बात आई थी, कबूतर जिसकी नौबत आती है कबूतर की तरह फड़फड़ाता है, बाहर निकलता है और मारा जाता है। तो ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसको ज्यादा दुख तकलीफ हो, दर्द हो, समझ में आए वही भर निकले। मेरा मानना ये है कि हमें ये चीज समझानी है कि हम जब तक संगठित नहीं हो सकते तब तक हम संघर्ष भी नहीं कर सकते, संघर्ष करने के लायक भी नहीं हो सकते। तो मेरे लिए तो यही कहना है सबसे, और मानना है कि हमें मिलकर संघर्ष करना होगा। संगठित होने भर से कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे बोलने का मौका मिला और मेरी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी आदरणीय सम्माननीय साथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार रखे, अपने संचालक जी, एक हमारे साथी जुड़े हैं येलप्पा, तेलंगाना से। येलप्पा जी, वो भी अपनी 2-5 मिनट बात रखना चाह रहे हैं, कृपया उन्हें। जी जी, मैं भी यही विचार कर रहा था कि आमंत्रित करूं, और उनकी सदिच्छा है और हम सम्मान करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से। सादर आमंत्रित हैं लप्पा साहब, क्योंकि कार्यक्रम तो हमने अपने स्तर का रखा था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और ये खुशी की बात है, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। तो आमंत्रित हैं सम्माननीय लप्पा साहब। माइक अनम्यूट कर लें लप्पा जी। माइक प्लीज अनम्यूट योर माइक। ठीक, थैंक हो गया। मेरा आवाज सुनाई आ रहा है? आ रहा है। हाँ जी, थैंक यू सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत अब काफी दिनों से हम ये जो चर्चा किया जा रहा है, बौद्ध विचार को हम कैसे आगे बढ़ाएं और इस समाज को सुधारने में मदद कर सकें। तो हम पहले मैं अपने बारे में कुछ परिचय देता हूँ। मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। मैं कुछ गलती से भी कुछ गलती बात करता है तो मुझे क्षमा करने की मैं पहले ये अपील करता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि मैं तेलंगाना से हूँ, ज्यादातर हिंदी नहीं जानता हूँ। सुना ही आ रहा है सर? हेलो जी बोलिए। जी, आवाज आ
जी जी, थैंक यू सर। तो मैं 3 साल लगभग 3 साल गुजरात में एक संस्था है दलित फाउंडेशन करके, मैं उसमें जोड़ करके मैं काम भी किया है, जो सोशल मूवमेंट पे। हमारी साथी यशवंत मैम ने जो बात कही है एमपी से, महिला उनके बारे में, मतलब काम में जो लोग काम में महिला जाते हैं ना काम करने में अपनी फील्ड में, तो बहुत सारे दिक्कतें उन लोगों के ऊपर आती है, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाकर के काम करती थी, ज्यादातर मैं महिलाओं के साथ ही जाता था। सही है मैम आपकी बात, लेकिन मैं आपकी सोच विचार को मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा ही जो भी दिक्कतें हैं समाज में, आप ऐसा ही मजबूत से काम करें, आगे बढ़े और आपके परिवार को और आसपास महिलाओं को जोड़ करके आप ऐसा ही समाज में काम करें। मैं यही आपसे शुक्रगुजारिश करता हूँ। लेकिन मैं इस मंच पे एक ही बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बौद्ध विचार को हम कैसे आगे बढ़ाएं। इस बात को लेकर के मैं एक ही शब्द में बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाता हूँ लैंग्वेज की वजह से। बौद्ध विचार जो है ना, ये जो विचार बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान लोगों को अपनाना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीखने को मिलता है हमें। एक मनुष्य को मनुष्य की जैसे जीने की विचारधारा हमें उसमें मिलता है। तो उस रास्ता पे हम भी जाना जरूरी है, लेकिन उस रास्ता पे जाने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ता है, क्योंकि हम जाने के लिए नहीं, हमको समझ में आए बौद्ध विचार, हमको समझ में आए तो हम सीधा चले जाते हैं, लेकिन हमारे आस-पास जो लोग होते हैं ना, उसको लेकर के जाना बहुत दिक्कत की बात होता है। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो बहुत मनुवादी का है, जो उन लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ना। देखिए ना सर, अभी हम इस बौद्ध महासभा पे हम अटेंड कर रहा है, तो अगर गांव वाले को ये भी पता चलता है ना सर, इस पे भी दिक्कतें हमारे ऊपर आती है। ऐसा लोगों के बीच में हम कैसे आगे बढ़े, इस बात को मैं अपने स्टाइल में, देखिए सर, आंदोलन में अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, उसकी विचारधारा से वो लोग चलता है। कुछ लोग सक्सेस हो पाता है, कुछ लोग नहीं हो पाता है, वो बात अलग है, लेकिन जाना जरूरी है ना सर। तो मेरे ये विचार है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद वो गलत भी हो सकता है, माफ खींच सकता है, मैं माफी भी मांगता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सही रास्ता भी हमें बता सकता है कि मैं भी उस रास्ता पे चल सकूं। जो बौद्ध विचार मैं जिस गांव में चलाने की प्रयास करूं, उससे पहले जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता की बुद्धि में क्या है, जनता की बुद्धि में क्या है, हम उसको कैच करना है। सबसे पहले ये बात आती है। जनता की बुद्धि में, मनुवादी का बुद्धि में क्या रहता है, आप सबको मालूम है। राम बोलना है, जय श्री कृष्ण बोलना है, यही तो बात रहता है। भजन करना है, यही तो होता है सर। अगर बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है कोई भी मजबूत से, किसी ना किसी एक को भी जोड़ना चाहता है, तो वो जरूर अगर जरूरत पड़ता है तो मंदिर में भी जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि उन लोगों के बीच में जाए, वो लोग जो भी बोलता है हम सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमारे बात उनके सामने रखना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ दिन चले, उसके बाद ही हमारा जो बौद्ध विचारधारा को उन लोगों को बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके बौद्ध विचारधारा को हम उन लोगों के पास पहुंचाए तो हम वहीं गिर जाता है, आगे हम बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, मैं जिस गांव में रह रहा हूँ, उस गांव की
आधारित लेकर के मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। शायद हर किसी की गांव में, हर किसी के राज्यों में ऐसा नहीं होगा, शायद मेरी गांव में जैसा है, जैसा परिस्थिति है, उसको चालू करने के लिए मेरा ये रास्ता है। हम जरूर मंदिर में जाना पड़ रहा है, हम जरूर मंदिर में जाना पड़ रहा है, पूजा पाठ भी करना पड़ रहा है, लेकिन बीच बीच में हमारा बात भी उन लोगों के पास जोड़ना पड़ रहा है। हम इसलिए तो जा रहे हैं, हम इसलिए तो जा रहे हैं ना सर। ऐसा शायद मंदिर में जाना पड़ रहा है, ये बात आपको शायद गलती लग रहा होगा, मेरे को नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, संगठन के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर संगठन में जो लोग हैं, जिन लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उन लोगों की बुद्धि में जो है पहले उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हम मंदिर में जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा बात है। अगर शायद आपको मेरी बात गलत भी लगता है तो माफ कीजिएगा, अगर सुधारता भी करना चाहता है तो कर दीजिएगा। कोई इसी बात को लेकर के मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दादा जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद लप्पा साहब, आपने तेलंगाना से दूर से बैठकर और अपना स्नेह प्रकट किया, बहुत खुशी की बात है। हमारे साथियों का भी मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। यह भी धर्म के रास्ते को आगे बढ़ाने का एक बहुत तरीका है। तो आपको जी सर विचार रखने के लिए से एक बार और साधुवाद। मैं अगली कड़ी में अपने साथी कटनी से माननीय अमृतलाल जी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात रखें। माननीय अमृतलाल जी। हेलो अमृतलाल जी, मेरी बात सुन रहे हो क्या? आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनाई दे रही सर? हेलो जी हाँ, सुनाई दे रही है जी। हेलो जी, आवाज आ रही है, स्वागत है, अपनी बात रखें। हेलो, आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए अमृतलाल जी। जी आ गया? आवाज आ रही है? जी आ रही है। यह जो मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में, बाबा साहब के चरणों में और तमाम सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सशत नमन करते हुए सभी हमारे विद्वान गणों को, उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा सशत नमन। जैसा कि अचानक मेरा नाम लिया गया कि कुछ बात अपनी रखा जाए, पर यह है कि जो अपने सामने जो ये धम्म है, बौद्ध धम्म, ये हमारा कोई नया धम्म नहीं है, ये तो बहुत पुराना धम्म है। हेलो सर, मेरी बात आ रही समझ में? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। इससे म्यूट हो गया आपका। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आवाज आने लगी। जी फिर बात पता नहीं क्या हो जाता।
फिर से म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। जी जी, अब आने लगी आवाज? हाँ आ रही है। फिर से म्यूट हो गया, बार बार म्यूट हो जाता आपका। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। जी सर, जी सर, जी आवाज हो आने गया? लगी। जी हाँ जी, तो ये बौद्ध धम्म जो है ये अपनी पुरानी विचारधारा है और इस विचारधारा से हमारा समाज भटक चुका है और भटकने के बाद पुनः अपनी मूल विचारधारा जो हमारे सनातनी विचारधारा थी, जो परंपरा थी, बहुत पुरानी थी, आज नई विचारधारा से अपन जुड़ रहे हैं और जुड़ करके अपन यदि इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपन ब्राह्मणवाद से बचना चाहिए। अब ब्राह्मणवाद ही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ये रामायण, गीता, मनुस्मृति, पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1327 शाखाएं, उपनिषद, ये ऐसा शब्द जाल है कि जिस शब्द जाल में आप हम सब फंसे हुए हैं। इस शब्द जाल से निकलना है मन से, वचन से और कर्म से। मन से माने किसी भी प्रकार का अपने मन में ये न आए कि ऐसा करते रहे हम लोग तो वैसा करते जाए, एकदम बिल्कुल चेंज ही करना पड़ेगा। हिंदू धर्म का सीधा अर्थ है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का सीधा अर्थ है ब्राह्मणों का धार्मिक आदेश मानना। जी आवाज आ रही है? जी सर, हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, ब्राह्मणवाद का सीधा अर्थ है ब्राह्मणों का धार्मिक आदेश मानना। ब्राह्मण सबसे पूज्य है और जाति मानना अनिवार्य है, यही ब्राह्मणवाद है। जन्म के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना और अपने को ब्राह्मण से नीचा मानना, ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण को श्रेष्ठ और जाति को अटूट अमिट मानना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच मानना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने जाति बनाई, प्रत्येक जातियों को एक दूसरे से ऊंच नीच बनाया और खुद सबसे पूज्य और महान बन गए। इस व्यवस्था को मानना ब्राह्मणवाद है। माने मैं एक ब्राह्मणवाद की परिभाषा बता रहा हूं सर जी। मनुष्य मनुष्य में छू जाए, मनुष्य मनुष्य से घृणा करे, मनुष्य मनुष्य से भाईचारा से न मिले न रहे, यही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों में स्त्रियों को नीच बनाया, इस विचार को धार्मिक रूप दे दिया, इस अमानवीय व्यवस्था को मानना ब्राह्मणवाद है। स्त्री को महत्वहीन और पाप योनि तथा पाप की खान कहना मानना ये ब्राह्मणवाद है। स्त्रियों को दूसरे दर्जे का समझना, पुरुष को स्त्रियों से श्रेष्ठ मानना, स्त्री पुरुष को बराबर नहीं मानना, यही ब्राह्मणवाद है। तो ये ब्राह्मणों ने हिंदुओं को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए मनगणंत देवी देवता ईश्वर बनाया, पाखंड पैदा किया, पाखंड और अंधविश्वास। आवाज आ रही सर जी? हेलो हेलो हेलो, जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, ब्राह्मणों ने हिंदुओं को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए मनगणंत देवी देवता ईश्वर बनाया, पाखंड पैदा किया, पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित अनेकानेक कथा कहानी लिखी। इन मनगणंत देवी देवता ईश्वर को मानना पूजना, यही ब्राह्मणवाद है। पाखंड और अंधविश्वास पूर्वक जीवन जीना ब्राह्मणवाद है। पाखंड अंधविश्वास पर आधारित रीति रिवाज, रस्में, पर्व त्योहार मानना, यह भी ब्राह्मणवाद है। मन ग्रहण
मनगढ़ंत देवी देवताओं के नाम पर पर्व त्योहार रीति रिवाज मानना या मनाना यही ब्राह्मणवाद है। पाखंड तथा अंधविश्वास पर आधारित पुस्तकों को पूजना, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना, मानना ब्राह्मणवाद है। देवी देवता ईश्वर ये पाखंड महिमा गाना यही ब्राह्मणवाद है। अब वो हमारी पुस्तकों में श्रद्धा पूर्वक पढ़ना, मानना, पूजना जैसे गीता, भागवत, रामायण यही ब्राह्मणवाद है। धार्मिक विश्वास के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास को मानना ब्राह्मणवाद है। हेलो हेलो हेलो, क्या तो खरीद जाएगी। जन्मोत्सव, शादी, पूजा के लिए जी। हेलो, आवाज आ रही सर जी? हेलो जी, आवाज आ रही है जी। जन्मोत्सव, शादी, शोक दिवस, पूजा के लिए ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में बुलाना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण से जन्मोत्सव, शादी, शोक दिवस, पूजा, यात्रा, गृह निर्माण या अन्य काम का मुहूर्त, शुभ दिन निकलवाना, धार्मिक संस्कार कराना यही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण को जाति के आधार पर प्रणाम करना, श्रद्धा करना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, भीख देना, भोजन देना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण के श्राप से डरना ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मण की धार्मिक गुलामी करना यही ब्राह्मणवाद है। एक ब्राह्मणवाद का एक बहुत विस्तृत रूप है। अंधविश्वास पर आधारित सैकड़ों तरह के चित्रों के कैलेंडर ब्राह्मणवादियों ने छाप रखा है। अनेक हाथ, पैर, सिर, मुंह, सींग, पूंछ के चित्रों को छाप कर और बेचकर प्रचार कर भारतीयों के मन में भ्रम जाल फैला रखा है। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, छाप कर बचकर माने तरह तरह के अनेक हाथ, सिर, मुंह, सींग, पूंछ वाले चित्रों को बनाकर और इसी को बेचकर अपना धंधा करना, प्रचार करना, भारतीयों के मन में भ्रम जाल फैला रखा। इन अनगढ़ मनगढ़ंत फालतू चित्रों से भारतीयों का संस्कार, मनुष्यों के दुख दर्द के प्रति सोचने में कम, आसमानी गप करने में ज्यादा लीन रहता है। इसे अंधविश्वास पूर्व चित्रों को फाड़कर घर से बाहर फेंक देना चाहिए और अंधविश्वास से मुक्त हो जाना चाहिए। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? पाखंड और अंधविश्वास की लात मारकर ब्राह्मणवाद को मटिया मेट करने में ही भारत और भारतीय दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पढ़ते थे ब्राह्मण कभी संस्कृत के छंद और बनते थे दुनिया के सबसे अकलमंद। खाते थे मधुपर्क, पीते थे सोमरस, अब ये सब खाएंगे सुथनी शकरकंद। सुथनी शकरकंद, मधुपर्क गाय का मांस, दूध, दही, घी, चावल का बना मीट, पुलाव, सोमरस ये लोग खाते थे और आज ये सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। इनकी असलियत को जानिए। वाल्मीकि रामायण जब असली वाल्मीकि ने जो लिखा, उस वाल्मीकि ने जब इनके नियम को भंग किया तो उसे कह दिया कि ये भंगियों का, ये भंगी, जबकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो 24 श्लोकों का ज्ञाता कैसे हो गया वाल्मीकि? वाल्मीकियों की भंगियों की बस्ती में जाके बोला कि ये तुम्हारा गुरु है, इसकी सेवा करो, इसका जुलूस निकालो, इसके मंदिर बनाओ, जबकि वो जाति का ब्राह्मण था। 24,000 श्लोक कैसे भंगी रच लिया और रामचरित ये पूरा रामायण का कैसे लेखा जोखा कर दिया। वाल्मीकि रामायण में जब खोल करके खुल्लम खुल्ला उनने लिखा है, जब वाल्मीकि ने जो लिखा है 14 श्लोक से लेकर के तो रास्ता बताया गया, उस रास्ते पे चलना होगा। और हमारे मानवर बादल जी हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप पीछे नहीं हटें। और हमारे सीढ़ी बौद्ध बनना वाले हमारे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भारती जी, सभी को मेरा सादर नमन है और ये कारवा को आगे ले चलें। हम इनके पीछे जरूर चलेंगे
और इनका नक्शे कदम चलने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद मानी आपने अपने रखे। अब मैं कार्यक्रम का समय काफी नजदीक है समापन का, लगभग 20 मिनट बाकी है अपने पास। तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से इसके लिए मार्गदर्शन चाहूंगा और सभी जो साथी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इसके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं तो चाहता था कुछ लोग और अपने विचार रखते, लेकिन अभी समय कम ही है। साथी जुड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं बाबूलाल असोनी जी हैं, तो मेरी और इच्छा है कि उनका भी और ले लें, जो साथी हैं उनका भी और ले लें। तो मेरी इच्छा है कि माननीय बौद्ध BL कदम साहब अध्यक्ष ग्वालियर संभाग से हैं और काफी देर से बड़े धैर्य के साथ में हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो मेरा माननीय बौद्ध BL कदम साहब से अनुरोध है कि अपने विचार इस संबंध में रखें, हमको अवगत कराएं, मार्गदर्शन हो हमारे साथियों का। माननीय BL कदम साहब। बात रखी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि हमें गांव-गांव जाकर, मोहल्लों जाकर महिलाओं को जागरूक करना है, क्योंकि सबसे पहले ज्यादा हमारे जो अंधविश्वास में डूबी हुई हैं हमारी महिलाएं हैं। यदि हम महिलाओं को जागरूक करने में सफल हो गए, हमारा धर्म का जो आंदोलन है वो जरूर सफल हो जाएगा। हमारी महिलाएं पूजा पाठ में, अंधविश्वास में डूबी हुई हैं। हमें उन महिलाओं को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का चलने के लिए घर घर जागरूक करना बहुत आवश्यक है। आज भी हम देखते हैं तीज त्योहारों पर, उपवासों में, देवी देवताओं के मंदिरों में जाने में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। मैं यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी हमारी बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि वो बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करें। कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे हैं जिन्हें अभी मालूम ही नहीं है कि 22 प्रतिज्ञाएं हैं कौन सी। तो सबसे पहले मैं एक 22 प्रतिज्ञाओं को आपके सामने रखता हूं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को